सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन आज हम आपके लिए इग्नू बेसिक का क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के दिन हमें वेक्टर्स को और भी अपग्रेड करना है, जिसमें आज हम वेक्टर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट सीखेंगे। तो इसको मिस ना करें जिन्होंने भी पहले वेक्टर नहीं पढ़ा, और जिन्होंने वेक्टर पढ़ा है ये उनके लिए रिवीजन के तौर पे हो जाएगा, या हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के दिन हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। भाई साहब, एक वेक्टर को अगर हम समझें तो वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है। बात सही है ना? फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अगर ये ट्राइपॉड है, ठीक है, मैं इसको अगर आगे की ओर धकेलता हूं, ठीक है, सामने की तरफ, तो ये दो तरफ जाता है, एक तो इधर और एक तो इस साइड पे जाता है। तब जाके ये एक बाहर की डायरेक्शन में निकल के आता है। अगर किसी को ना समझ में आया तो फिर से देखो। जैसे ये मार्कर है, ये मैं आगे ले गया, ठीक है, तो यानी कि ये यहां से इधर भी आया और ये थोड़ा सा ऊपर भी आया, तब तो जाके यहां पहुंचा ना। तो यानी कि जब हम एक वेक्टर की बात करते हैं तो हम उसके कंपोनेंट को ना पढ़ें ऐसा जरूरी होता है। हमें कंपोनेंट को पढ़ना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझने के लिए मान के चलो कि भाई साहब ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब अगर ये वेक्टर है तो इसके तीन डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में इफेक्ट हो सकते हैं। किस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट होगा इस बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक बॉक्स को मैं यहां से पकड़ के ऐसे उठाता हूं, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर 10 की फोर्स लगा के ऊपर उठाता हूं, 10 की फोर्स लगा के अगर मैं इसको यहां से ऐसे खींचूं, है ना, किसी के ऊपर जब ऐसे घसीटते हैं ना ऊपर की तरफ, तो क्या क्या होता है भाई साहब, ये आगे की तरफ जाता है आगे की तरफ, साथ में ये ऊपर की तरफ भी आता है ना। जैसे एक चेयर को पकड़ के ऐसे खींचो ऊपर की तरफ, तो ये आगे भी आएगी, आपकी तरफ भी आएगी। अब इस केस में अगर आप 10 की फोर्स लगा के इसको ऐसे ले जाते हो, तो ये 10 कदम या 10 मीटर आगे नहीं आता, बल्कि अगर 10 की फोर्स लगे तो 10 कदम आगे आना चाहिए। ये कुछ ही कदम आता है। ये जो बात मैंने कही ना, कुछ, है ना, कुछ, यही है हमें कंपोनेंट बताती है कि अगर ये एक वेक्टर है ओरिजिनली, तो इसका किस इफेक्ट में कितना, यानी किस डायरेक्शन में कितना कितना इफेक्ट होता है। एक्स के डायरेक्शन में भी कुछ इफेक्ट होगा इधर, वाई की भी डायरेक्शन में भी कुछ इफेक्ट होगा, जेड में भी होगा। अभी जेड को हम नहीं बनाएंगे, केवल एक्स और वाई को समझेंगे। तो इन दोनों डायरेक्शन में कितना कितना इफेक्ट होता है, इसी पार्ट को आज हम बनाना सीखेंगे और हम बोलेंगे कि हम कंपोनेंट बना रहे हैं या प्रोजेक्शन बना रहे हैं। तो एक्स के डायरेक्शन में इसका कितना इफेक्ट होगा, हमने जनरली चलो मान के चल दिया कि भाई साहब अभी तो हमने इतना बना दिया, लेकिन है कितना एक्स में। तो जहां ये वेक्टर है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। कर दी परपेंडिकुलर ड्रॉ। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये यहां से लेकर के यहां तक जो पार्ट मिला, ये बताएगा इसका पहला कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में। तो वाई कहां होगा? सेम, वाई को बनाना है तो यहां से एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये, तो यहां पर ये आ गया इसका वाई में कंपोनेंट। तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स में और एक वाई में। सही बात है। हम इस पार्ट को हटा सकते हैं और ये पार्ट वाई ही है, ठीक है ना। ये देखिए, ये इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आ चुके हैं, एक एक्स में एक वाई में। लेकिन अब शर्त आती है कि जब एक वेक्टर के कंपोनेंट करते हैं तो किस डायरेक्शन में करें कंपोनेंट। ये डिपेंड करता है आपकी नीड पर। नीड कैसी? कभी क्वेश्चंस देखेंगे आप ऐसे कि जहां पर आपको बोलेगा कि कोई एक फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है, वो फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कितना इफेक्ट होगा, ऐसे क्वेश्चंस निकालने हैं। या और भी सीखेंगे आप, तो मैं सिखाता हूं कैसे करते हैं। देखो, जैसे ये वेक्टर है, ठीक है, मैं इसको एक और जगह बना लेता हूं। चलो, ठीक है, यहां पर भी अभी दो दिख रहे हैं आपको। अब यहां पर कंपोनेंट बनाने का तरीका होता है कि भाई साहब पहला कंपोनेंट अपनी मर्जी यानी जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि हमें एक्स के डायरेक्शन में चाहिए,
तो आप इसलिए पहला कंपोनेंट्स की एक्स के डायरेक्शन में बनाते हो ये, दूसरा वाई के डायरेक्शन में। कितना बनाना है मैंने आपको सिखाया अभी ऊपर। तो ये एक्स में और ये वाई में इसके दो कंपोनेंट बन गए। अब कोई कहेंगे कि सर एक्स में जरूरी है क्या? मैं कहूंगा जरूरी नहीं है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर इसी का क्वेश्चन कहता कि हमें इस डायरेक्शन में चाहिए कंपोनेंट, दोबारा सुनो, हमें जो कंपोनेंट चाहिए वो इस डायरेक्शन में चाहिए, तो बनाओ। तो यहां पर कितना बनाएंगे? सेम, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस वाली डायरेक्शन में पहला कंपोनेंट हो गया इतना, और दूसरा कंपोनेंट कहां होगा? ये वाला इसका दूसरा कंपोनेंट, ये यानी कि यहां से ऐसे, ये पहला ये दूसरा। तो एक ही वेक्टर था, मैंने इसके कंपोनेंट देखो कैसे कैसे कर रहा हूं मैं, दिख रहा है ना आपको साफ साफ। तो पहला एक्स के डायरेक्शन में किया और ये वाला मैंने किसी भी रैंडम डायरेक्शन में कर दिया। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे वेक्टर के कंपोनेंट किस डायरेक्शन में बनाने को कहता है। जिस डायरेक्शन में आपकी नीड होती है कंपोनेंट बनाने की, हम उसी डायरेक्शन में वेक्टर के कंपोनेंट बनाते हैं। बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमें वेक्टर, चलो एक और केस दिखाता हूं मैं ना। जैसे कि मान के चलो कि ये एक वेक्टर है स्ट्रेट, ये एक वेक्टर है। अब इसके मुझे दो कंपोनेंट बनाने हैं। कंपोनेंट बनाने का रूल वही है, मैं पहला कंपोनेंट बनाऊंगा मेरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीड क्या है ना। पहला चॉइस होती है, पहला कंपोनेंट चॉइस होती है, दूसरा कंपोनेंट उस पर परपेंडिकुलर है। देख लो चाहे तो आप साफ साफ, भाई ये पहला कंपोनेंट था, ये हमारी क्वेश्चन की चॉइस थी, दूसरा इसी पर परपेंडिकुलर ये वाला। जैसे ये पहला चॉइस थी, दूसरा परपेंडिकुलर, पहला वेक्टर कंपोनेंट चॉइस थी, दूसरा परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल, ठीक है ना, ये राइट एंगल, इस पर ये राइट एंगल। तो याद रखना। अब जैसे मान के चलो कि ये वेक्टर है, मुझे इसके दो कंपोनेंट बनाने हैं, कहां कहां बनाने हैं? तो मैंने चॉइस देखी है अपनी, मेरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे एक यहां बनाना है, मुझे यहां बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल सी बात भाई, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, ये परपेंडिकुलर। तो इसका पहला कंपोनेंट कितना होगा? मैंने देखा यहां से ये इतना होगा, दूसरा कितना होगा? दूसरा बनाने की नीड नहीं, ऑलरेडी हमने परपेंडिकुलर बना के बना दिया है। नहीं बनाना चाहते तो यहां से ऐसे बना लो, ऐसे। तो ये पहला कंपोनेंट है और ये इसका दूसरा कंपोनेंट है। बात समझ में आ गई ना। तो हम वेक्टर के कंपोनेंट कैसे भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि हमारा क्वेश्चन की नीड क्या है, यानी चॉइस, दूसरा उस पर परपेंडिकुलर मजबूरी। बात समझ में आई? सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब हम वेक्टर अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर दिए होते हैं, देखो आपको दो तरीके से ऐड करना सिखाऊंगा मैं। एक ऐड होगा हमारा ज्योमेट्रिकली, एक होगा मैथमेटिकली। तो ज्योमेट्रिकली समझो पहले आप, ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करते हैं। ज्योमेट्रिकली तो चलो मान के चलो कि पहला एक कंपोनेंट है ए, ये पहला वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर ऐसे करके दे रखा है बी। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो हम ऐड के लिए कैसे भी ऐड कर सकते हैं, ए प्लस बी या बी प्लस ए चलेगा। ये पहला वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर बी, ठीक है ना, ये दूसरा वेक्टर हमने देखो ऐड कर दिया। अब ये सिखाऊंगा कुछ और भी आगे देखते जाना। ऐड करने के बाद इनका कितना रिजल्ट आया, इतना इनका कितना आंसर आया, तो जो रिजल्ट होता है रिजल्ट, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये होती है इनकी रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम ये भी लिख सकते हैं कि सर देखिए, कई सारी बुक में सी भी लिखा हुआ है, ठीक है, बात एक ही है, सी लिखो यार। ये हो गया इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, कि मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, और वो ज्योमेट्रिकली। अब एक वेक्टर को जब ऐड किया जाता है तो उसमें इंपॉर्टेंट बात आ जाती है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। अब ये कैसे बने जरा समझो बात को। हम अच्छे से जानते हैं कि ये होती है वेक्टर की टेल, ये होती है वेक्टर की हेड। तो जब मैंने बी वेक्टर को ऐड किया, तो मैंने बी वेक्टर को ए की हेड से क्यों जोड़ा, है ना, बी की टेल ए की हेड, इनको क्यों जोड़ा मैंने यहां पर? मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि बी को मैं यहां जोड़ सकता था, हाँ कि ना? बिल्कुल। चलो थोड़ा समझते हैं इस बात को। जब हम ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं, असल में रियल यही है। हम पैरेललोग्राम को पढ़ेंगे तो उसको हम ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, याद रखना। तो पैरेललोग्राम को समझो, पैरेललोग्राम का जो लॉ है उसको हम एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड टू टेल मेथड। हेड टू टेल मेथड, क्योंकि यहां पर हम एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ते हैं, है ना, इस तरह से। ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर,
है ना, ये पहला वाला ए है लेट्स भी से, और दूसरा वाला ए बी है, तो तीसरा वाला क्या होगा इसका रिजल्ट, और क्या होगा रिजल्ट, यहां से लेकर के ये होगा इसका रिजल्ट। और जो वेक्टर रिजल्टेंट होता है, आपको मैं आइडेंटिफाई करना भी सिखा दूं, मान के चलो कि आपको डायरेक्ट ये बना के दे दिया, पूछे कि बताओ कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट है, तो याद रखना एक बात, कैसे पता लगानी है, देखो ध्यान से, ये रहे वेक्टर की पूंछ, ये है सिर, सिर फिर पूंछ, है ना, सिर फिर पूंछ, लेकिन जब बनाते हैं रिजल्टेंट तो देखो हेड से हेड टकरा रहा है कि नहीं, तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट ये और ये हेड, तो जब ये आमने सामने आए तब समझ जाना कि जो ये वेक्टर है वो रिजल्टेंट है। ठीक है, जैसे मान के चलो एक केस दे देता हूं मैं आपको ना, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, बताओ कौन इसमें रिजल्टेंट है, तो आप बड़े बड़े ध्यान से देखो भाई साहब आप, कि ये टेल टेल है, इसकी बात नहीं करेंगे, टेल हेड टेल, तो ये हेड है और ये टेल है, दोनों कंबाइंड है, तो ये एक साथ वेक्टर है, तो इसमें कौन हुआ रिजल्टेंट, ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ सकते हैं फिर अपन। अब देखिए, जब हम ट्रायंगल लॉ को पढ़ रहे हैं, मैं इसको शायद थोड़ा साइड कर देता हूं, जब हम ट्रायंगल लॉ को पढ़ते हैं इसमें हम फाइंड करते हैं रिजल्टेंट, और किसी वेक्टर के रिजल्टेंट का वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन हम ये पता लगाएंगे सर ये रिजल्टेंट है कितनी बड़ी, यानी इसका मैग्नीट्यूड, तो वो कैसे पता लगाएं, सर देखिए मैग्नीट्यूड पता लगाना हो तो ये वैसे है क्या, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का पता कैसे लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाएं उससे पहले जरा समझिए पाइथागोरस थ्योरम लगती किस में, तो पाइथागोरस थ्योरम तो, बात समझना बेटा ध्यान से, अगर ये मिस कर दोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं केवल और केवल राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, हाँ कि ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो पाइथागोरस लगेगी क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं लगेगी, और इसीलिए हम वेक्टर के कंपोनेंट पहले सीख चुके हैं, सिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। चलिए, लेकिन एक पल को मान लो मेरे साथियों, मान लो कि एक वेक्टर सर ये रही और दूसरी वेक्टर में परपेंडिकुलर है, हाँ कि ना, है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने तीसरा बनाया, ये इसका रिजल्टेंट, मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब इसकी ये बता दो साफ साफ कि सर इसमें इसकी मैग्नीट्यूड कितना, तो हमें दिख रहा है कि सर इसको निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे तो दोनों राइट एंगल हैं, राइट एंगल हैं तो हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पहले बेस का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहां भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये है इसका मैग्नीट्यूड। क्या ये बात क्लियर है, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ये बात क्लियर। लेकिन हमने लगाया क्या, पाइथागोरस थ्योरम, वो भी कब लगाएंगे, जब होगा राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल ना हो इसलिए हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ के देखते हैं क्योंकि ये जनरल केस है, पैरेललोग्राम असल में है ट्रायंगल लॉ, लेकिन वो एक जनरल केस दे देता है कि अगर राइट एंगल ना हो तो क्या करें। चलिए समझिए, एक वेक्टर ऐसे, ठीक है ना, ए मान लो, एक वेक्टर ऐसे बी, मैंने कहा बहुत सही है, बात समझ में आ रही है क्या, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, थोड़ा ठीक से करते हैं इसको डायग्राम, ए वेक्टर, एक वेक्टर ये बी, अब हमें इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, तो आपको पता है कि सर यहां से बनाएंगे, ये है इसकी मैग्नीट्यूड, मैंने कहा बहुत सही बेटा, आप सीख चुके हो यहां तक तो, लेकिन इन वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है, अब वेक्टर के बीच में एंगल कहां बनाएंगे, क्या यहां बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, ध्यान सुनो, वेक्टर के बीच का एंगल यहां नहीं बनेगा बेटा, इसका फेस कहां है, ए वेक्टर का आगे की तरफ, तो आगे की तरफ ले जाओ, यहां बनेगा एंगल, बात समझ में आ रही है, वेक्टर का एंगल कहां बनेगा, यहां बनेगा एंगल वेक्टर का थीटा, और अब इसी को सीखेंगे ध्यान से, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा, यानी कि 90 डिग्री हो भी सकता है, 90 डिग्री नहीं भी हो सकता है। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, हम जो वेक्टर की पुरानी हमारी पढ़ी हुई डेफिनेशन है, फ्री वेक्टर, है ना, कोप्लेनर वेक्टर, तो फ्री वेक्टर क्या होता है सर, फ्री वेक्टर का मतलब इनको उठा के कहीं भी रख दो, किसी भी जगह पर, यहां 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 है, कहीं भी, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए,
और कोप्लेनर एक ही प्लेन में होना चाहिए, इसको हम बाहर लाके नहीं बना सकते कहीं पर भी। तो हम इस बी को या ए को बना लेते हैं। मैंने बी को यहां बनाया, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, देख लो भाई। मैं ए को बना सकता हूं, ए को भी बना सकता हूं, मैं नहीं भी बनाऊं तो भी मेरा काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं भी बनाऊं तो भी काम चल जाएगा। कई बार बुक में जब डायग्राम बनाते तो बेटा वो पहले बी को बनाते फिर ए को, फिर वो इसको बनाते बाद में, लेकिन मैंने पहले इन दोनों को बनाया फिर इसको, बात एक ही है। तो अब जरा देखिए, ये जो मैंने बी को बनाया, ए को बना के भी दिखा देता हूं भाई मैं। ये रहा मेरा ए वेक्टर, क्या ये है? बिल्कुल है सर। इसीलिए दो वेक्टर के बीच में एंगल यहां बनता है थीटा, जो हमने यहां बनाया था थीटा। यस और नो? दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग पता है ना क्या होते हैं ये? ठीक है ना? जिसको नहीं पता हो थोड़ा सा मैथ भी सीखने की जरूरत है साथ साथ, नहीं पता हो तो बताना, कमेंट करना, वो भी सिखाऊंगा थोड़ा सा मैं। ओके, अब जरा वेक्टर का एडिशन क्या होगा? आप बोलेंगे सर देखिए, वेक्टर किसी भी फॉर्मेट में हो एडिशन तो यही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड, सर मैग्नीट्यूड तो लगाएंगे केवल पाइथागोरस थ्योरम में, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो बनाया क्या? चलिए भाई, जो डेफिनेशन सीखी थी अब जरा यूज करो। कंपोनेंट बनाओ, ए के बनाओ चाहे बी के बनाओ, बात एक ही है। आसान के लिए हम ए के बना लेते हैं। तो हमें अगर पाइथागोरस चाहिए तो कैसी होती है? जरा बी को देखो, इसको देखो, आर को, ये ऐसी बनी पड़ी है, तो मैं ऐसे और ऐसे बना दूं तो हो जाएगा ना। इसीलिए मैं ए के दो पार्ट कर लेता हूं। पहला मेरे चॉइस, मुझे दिख रहा है मुझे ये चाहिए, तो मैंने पहला कंपोनेंट यहां बनाना सोचा। अब यहां कितना बनाए? फिर से यहां कितना बनाए? तो यहां से जो वेक्टर है इस पर परपेंडिकुलर बनाना, ये रहा परपेंडिकुलर, बना सकते हैं। तो एक यहां कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट का पार्ट कितना है? एक कंपोनेंट का ये पार्ट है और एक कंपोनेंट का पार्ट ये रहा। डायरेक्शन क्या है बताता हूं मैं, थोड़ा डायरेक्शन समझाता हूं मैं। देखो भाई, ए वेक्टर का फेस का आगे की तरफ, तो मैंने इसका फेस बनाया एक आगे, और ऊपर की तरफ भी, तो मैंने इसलिए क्या बनाया? एक फेस ऊपर। दिख रहा है ये फेस? एक फेस ऊपर की तरफ। तो इसके दो कंपोनेंट है ये। अब इसीलिए अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा? बिल्कुल होगा सर। अगर होगा तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम कितनी लगेगी? आप बोलेंगे सर बड़ी आसान है। लगेगी तो एक ही। कैसे? कि सर देखिए, ये जो ट्रायंगल है, मैं थोड़ा मार्क करता हूं कि ये जो ट्रायंगल है, ये पूरा ये पाइथागोरस है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना? क्योंकि हमें पता है कि पहला कंपोनेंट ये, दूसरा उस पर परपेंडिकुलर, दूसरा उस पर परपेंडिकुलर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कंफर्म है। अगर है तो ये बेस और वो क्या है? बोलो बोलो, परपेंडिकुलर। अब जरा बेस और परपेंडिकुलर को थोड़ा और ध्यान से समझो बेटा। एंगल थीटा है, उसके सामने कितना पार्ट होगा? ए साइन थीटा। सही बात है? नहीं पता तो चलो सीखो, देखो कैसे होगा, मैं अलग से वहां बताता हूं, ठीक है ना? देखो, ट्रायंगल कौन सा है? ये और एक ये वाला पार्ट, ये ए वेक्टर है, ये थीटा एंगल है। तो मैं आपसे पूछता हूं सर साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा, आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कितना होगा? साइन थीटा होगी सर परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर है P, हाइपोटेन्यूस कितनी है? A, तो बताओ परपेंडिकुलर कितनी आएगी? A साइन थीटा। तो अब से आप भी रूल याद रखना कि एंगल के सामने मिलेगा A साइन थीटा, तो दूसरा वाला क्या मिलेगा? A कॉस थीटा। सही बात? तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों को सॉल्व करो। बेस कितना होगा? B प्लस A, बेस का स्क्वायर करना है तो बेस एक साथ है ये, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि A साइन थीटा का स्क्वायर। देखो इसकी डेरिवेशन तो आपको नहीं आ रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके मुझे बताओ, जिनको नहीं आती सॉल्व करना मैं सिखा दूंगा। क्या आएगा रिजल्ट? फटाफट बोलो। ये आएगा सर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हाँ कि ना? बिल्कुल सर, होगा होगा, ये गारंटेड है, होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है एक जनरल फॉर्म कि वेक्टर किसी भी एंगल पर हो हम उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो जरा सीखो कैसे, एक मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं जरा जनरल केस, ठीक है? मैं जनरल केस ही बना देता हूं, देखो। देखो बेटा जनरल केस देखो, अगर दो वेक्टर के बीच में, जो अभी वेक्टर ऐसे
और ऐसे थे। अगर ये वेक्टर ऐसे ना होके ये पैरेलल हो जाए इस तरह से एक लाइन में, तो कितना एंगल बनेगा भाई? बनेगा 0 डिग्री। 0 बनेगा तो डायरेक्ट ऐड कर दो, 3 और 4 7 होगा नहीं? चलो देखो वहां पर रख के देखो, आर वेक्टर अगर निकालेंगे रूट ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 2ab कॉस में कितना एंगल लगेगा? 0 डिग्री। और कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा? स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो सिंपल a प्लस बी ऐड हो जाएगा। हाँ कि ना? आया भाई? तो वेक्टर ना असल में हमारे जो 10th 11th तक, जो हमने 10th तक पढ़ा है कि भाई किसी नंबर को जोड़ो 4 और 3 7 होते हैं, वेक्टर्स का एडवांस केस है। एडवांस केस कैसे? वो 4 और 3 7 का भी आंसर देगा और जो एक लाइन में नहीं हो उसका भी देगा आंसर। जरा देखो, अगर ये राइट एंगल होते तो क्या लगता? डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि जो हमने ये पढ़ा था, है ना? चलो लगा के देखते हैं। अगर राइट एंगल होते तो दूसरा वेक्टर कैसे होता? ऐसे करके कितना एंगल बनता? 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है? 0। तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाता। क्या बचता? केवल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? यही बचता रिजल्ट, यही बचता। इसीलिए ये जनरल केस है। और अगर ऑपोजिट हुआ तो कितना बनेगा मेरे भाई? अगर ऑपोजिट हुआ तो कितना एंगल हो जाएगा? एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, तो ये 4 है, ये 3 है, माइनस कर दो। वहां पर भी करना पड़ेगा। देखो कैसे, 2ab cos 180 कितना एंगल है? 180। और cos 180 कितना होता है? -1। अब बोलो ये माइनस ये प्लस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ कि ना? और ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। स्क्वायर से रूट काटेंगे तो a माइनस बी। हुआ नहीं हुआ भाई आंसर? इसीलिए मैंने कहा कि सर ये जनरल केस है, इसको पढ़ लो, आपको सारे के सारे वेक्टर सॉल्व करना आ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। देखिए अब बोले सर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहां गया एडिशन के बाद? भाई सब्ट्रैक्शन अभी तो करा हमने, ये पीछे क्या किया? दो वेक्टर ऑपोजिट थे, माइनस कर दिया, हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना? इसलिए मल्टीप्लीकेशन पर डायरेक्ट आते हैं। और जब हम मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं तो किसी नंबर की मल्टीप्लाई करो तो कितना देगा? डायरेक्ट 6। लेकिन सर वेक्टर में थोड़ा सा केस बदल जाता है, क्योंकि वेक्टर नंबर नहीं होता, केवल वेक्टर में केवल नंबर नहीं होता, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। इसलिए हमें उसका भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर में असल में वेक्टर क्या है? वेक्टर एक जनरल केस होता है अलग अलग क्वांटिटी को बताने का। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी में आती है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी में आता है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी में आती है। इसीलिए वो तो एक जनरल केस है। पढ़े आगे? चलिए, अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होते हैं, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। मेरे साथियों, स्केलर को ही हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट क्यों? देखो दो वेक्टर हैं, एक ए एक बी, दोनों की कर दी डॉट प्रोडक्ट, इसलिए डॉट प्रोडक्ट। और इनका आंसर जो आता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, क्योंकि इसको थीटा ही डिफाइन करता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती इसमें, राइट? दोबारा सुनो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई ना? जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? एक स्केलर क्वांटिटी, जो कि बोलते हैं वर्क डन। पढ़ा होगा ये। इसी तरह से पावर भी स्केलर है, और यहां पर फोर्स और वेलोसिटी का होता है स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ में आई क्या? फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट। ये अब स्केलर प्रोडक्ट को हम आगे और बताएं और समझें, लेकिन उससे पहले चलो वेक्टर को भी समझ लो कि भाई साहब अगर वेक्टर क्वांटिटी हुई तो दो क्वांटिटी में, यानी दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। इसका आंसर क्या होगा? आप बोलिए सर ए बी साइन थीटा, बस इतना ही?
सुनो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये वेक्टर है? बिल्कुल नहीं, ये स्केलर है, मैग्नीट्यूड स्केलर, मैग्नीट्यूड स्केलर। ए और बी क्या है? ए है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है। वेक्टर बनाने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्क कर लो, मैं इसको अलग पेन से भी लिख देता हूं कि हमें एक यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई चाहिए होती है भाई साहब। अगर वो नहीं करोगे तो डायरेक्शन कहां जाएगी? धुरंधर थोड़ी ना देखेगी डायरेक्शन की, भाई चलो डायरेक्शन का ही धुरंधर देखने, ऐसा नहीं होगा। बस अच्छी मूवी है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या बात समझ में आई? वेरी गुड। अगर समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भी सीख लेंगे थोड़ा थोड़ा और। चलो वेक्टर के केस देखिए। आपने पढ़ा होगा सर, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। अच्छा सर, क्या इसको हम एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते ऐसे करके? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, क्रॉस नहीं लिख सकते आप, क्योंकि यहां डायरेक्शन मैटर करती है, और यहां डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2, बात एक ही है। फिर से, यहां पर डायरेक्शन मैटर करती है, तो आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर पहले कौन है ये भी जरूरी है। ठीक है ना? जैसे मान के चलो कि फोर्स सामने लग रही है, तो मैंने सामने कर दी अपनी पूरी हथेली, और डिस्टेंस ऊपर की तरफ है, मैंने उंगली ऐसे मोड़ ली, तो अंगूठा कहां आ रहा है? बाहर की तरफ। लेकिन अगर पहले मैं अपनी, देखो ये एफ क्रॉस आर है, लेकिन अगर आर क्रॉस एफ करें तो आर कहां है? ऊपर था, फोर्स कहां थी? सामने, मैंने उंगली मोड़ ली सामने, तो ये कहां आ रहा है? अब इस बार फोर्स थंब अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो डायरेक्शन बदल जाती है। तो आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर इक्वल नहीं है, हाँ अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट लगा सकते हो, इक्वल के बाद माइनस, बात ठीक है ना? लेकिन ऐसा ध्यान रखना। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। सर कॉस थीटा निकालें तो कितना आएगा? ये आ जाएगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड में उनका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई। ठीक है यार, ये तो वहां से साइन थीटा अगर निकालें तो क्या आएगा? सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और उनका मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ क्या है? ये कहां की डायरेक्शन? भाई साहब याद रखो, ये स्केलर है, और जब ए क्रॉस बी करके निकालोगे आंसर वो वेक्टर आएगा। तो हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है मोड में। ये बात याद रहेगी? तो बिल्कुल याद रहनी चाहिए, तब जाके हमारा निकलेगा साइन थीटा। और जब दो वेक्टर, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात, जब दो वेक्टर, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी ऐसे हैं 90 डिग्री पर ऐसे, तो कॉस कितना आएगा? भाई साहब बहुत सिंपल सी बात है, उनका डॉट करोगे कॉस, यानी कि ये देखो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो एंगल कितना होगा? 90, कॉस 90 बोलो कितना होता है? 0, तो पूरा कितना हो जाएगा? 0, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, यानी स्केलर प्रोडक्ट 0। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं एक ही डायरेक्शन में ऐसे, तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। ये सीखेंगे, क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे, समझाऊंगा मैं। लेकिन थोड़ी सी बात और समझिए, अभी हमें स्केलर को और आगे बढ़ाना है, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि स्केलर में अब यूनिट वेक्टर आएगा। क्यों आएगा जरा समझो। एक वेक्टर ए है, वो लिखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k। एक वेक्टर है बी, वो लिखा है i प्लस j माइनस k। मैंने कहा बहुत सही है, हमें करना क्या है? अपने को इसमें, हाँ अपने को भाई साहब इसमें बोला क्वेश्चन ने कि इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो। मैंने कहा यार कर देंगे, क्या दिक्कत है, अभी तो सीखा है। क्या सीखा है भाई आपने? डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? सर ए बी कॉस थीटा कर देंगे सर, ए बी कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, क्योंकि दिमाग तो हमारा बहुत तेज चलता है। ए बी कॉस थीटा, लेकिन इस ए बी कॉस थीटा के चक्कर में आपका हो जाएगा बेड़ा गर्क, क्योंकि ए तो निकाल लोगे भाई इसका मैग्नीट्यूड करके, पाइथागोरस करके, क्योंकि आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर है ना? सीखा था हमने भाई, ये एक्स की डायरेक्शन, ये वाई की, ये जेड की, और तीनों परपेंडिकुलर होती हैं। बोलो हाँ कि ना? ये आई
ये जे, ये के, और तीनों परपेंडिकुलर हैं तो लगा लो पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाओगे निकल जाएगी मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का है ना, ऐसे करेंगे। वो तो चलो ठीक है, बात की बात है। हमने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, कॉस थीटा कहां गया? किसी की शादी में नहाने गया है? शादी में कैसे नहा सकते हैं? चलो फालतू की बात है। लेकिन कॉस थीटा नहीं निकलेगा तो ये आंसर भी नहीं निकलेगा। इसी वजह से ए डॉट बी इससे तो नहीं निकलेगा, हमें डायरेक्ट निकालना है यार। ए डॉट बी कहां चक्कर में पड़े हो यार, ए डॉट बी डायरेक्ट निकालना है। अब वो सिखाता हूं कैसे। अगर एंगल गिवन होता तो हम डायरेक्ट निकालते एंगल रखकर। बोलो ए कितना है? सर ए है 2i 3j dj, 3j बोला है मैंने, डॉट बी वेक्टर, बी कितना है? i j और k कैप, हाँ कि ना? चलो डॉट करते हैं। समझना पूरी प्रोसेस को, स्टेप टू स्टेप समझना। नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करनी है और यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर से, बस। भाई साइन की साइन से भी करनी पड़ेगी, तो एक एक करके सॉल्व करना है। पहले किसको करें? पहले कर लेते हैं साइन की मल्टीप्लाई। 2 के आगे प्लस है और i के आगे भी प्लस है, याद रखना भाई, वो प्लस होता ही होता है नेचुरली, उसको बोले ना बोले चलेगा। तो पहले प्लस की प्लस प्लस आएगा आगे, वो लिखना जरूरी नहीं है। अब नंबर की, ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं, ये सबको पता है, तो 2 1 जा 2। आई डॉट आई कितना होगा यार? आई डॉट आई तो वेक्टर है, बिल्कुल है सर वेक्टर। वेक्टर है तो बताइए क्या आंसर आएगा? आप बोलेंगे सर देखिए आंसर होता है पहले वाले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई एंगल बिटवीन दिस टू, उन दोनों के बीच में एंगल। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हाँ 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। मल्टीप्लाई दूसरे वाले का 1, मल्टीप्लाई दोनों के बीच में कितना एंगल है? भाई ये भी x वो भी x, क्या ये x नहीं है? क्या वो x नहीं है? दोनों है तो पैरेलल है। x और x के बीच में कितना एंगल? 0, और cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 डिग्री कितना होता है बेटा बोलो? हाँ 1। कितना आंसर आएगा? i डॉट आई 1 आएगा। तो याद रखना i डॉट j 0 होता है, यानी कि जो सेम है उन्हीं का आंसर 1 आएगा, बाकी सबका 0। j j 1 आएगा, k डॉट k 1 आएगा, लेकिन i डॉट k 0, i डॉट j 0, उसको करना ही नहीं अपने को। तो i डॉट i मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई में लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट प्लस प्लस प्लस, 3 1 जा, चलो यार 2 कर लेते हैं, आप भी खुश रहो, है ना? ये लो 2 कर लेते हैं इधर। 3 2 जा 6, j डॉट j 1 मल्टीप्लाई में छोड़ दो, प्लस माइनस, हाँ माइनस, 4 1 जा 4, k डॉट k 1, चलो छोड़ो। कितना आंसर आया भाई? 2 और 6 8, 8 में से 4 माइनस करोगे 4 यूनिट्स। हमें थोड़ी ना पता कि ये फोर्स है कि वर्क डन है ना? वरना जूल लिख देते, न्यूटन लिख देते। भाई जब यूनिट ना पता तो यूनिट्स लिख दे करो, यूनिट्स, 4 यूनिट्स, ये इसका आंसर है। क्या इतनी बात समझ में आई? आ गई हो तो इसको नोट कर लो, क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, तो पढ़े आगे। अब चलिए, अब हमने अगर स्केलर प्रोडक्ट सीख लिया तो अब बारी है वेक्टर प्रोडक्ट की। भाई साहब चिंता मत करो, हम एक एक क्वेश्चन भी करेंगे जो आपकी बुक में है, सारे क्वेश्चन भी करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट में भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल की मैंने मान लिया कि फिर से वही कि ए वेक्टर है 2i, है ना? थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, है ना? और बी वेक्टर हमने मान लिया था, क्या माना था हमने लास्ट टाइम? i प्लस 2j माइनस k कैप, ये माना था हमने। अब हम करेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो भाई मेरे a क्रॉस b कितना होता है पता लगाओ। सेम ए बी साइन थीटा, वो थीटा ही तो गड़बड़ कर रहा है, एंगल ही नहीं है इसमें, इसलिए डायरेक्ट फाइंड करेंगे अपन। ओके ना? चलो यहां करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने काम को। तो नीचे आ जा, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 2, फिर i प्लस 3j प्लस 4k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट i प्लस 2j माइनस k कैप, k कैप। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक डिटरमिनेंट मेथड होता है, उसको यूज करें कि नहीं? चलो एक आसान तरीका बताता हूं मैं, है ना? देखो
हमें तो पता है कि भाई नंबर के नंबर से करेंगे 2 1 से 2 आएगा, साइन के साइन से प्लस आएगा, लेकिन जब आई की आई से करेंगे वो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? ये आई है ना, फिर क्रॉस आई, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन 0 0 होता है यार। फिर यूनिट वेक्टर लगाओ ना लगाओ भाड़ में जाए, और 0 हो गया तो पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई? अंडा 0। तो आई से आई की, जे के जे से, जे के के से नहीं करेंगे, बल्कि स्केलर में उल्टा होता था, आई की आई से करते थे, और यहां पर आई की आई से नहीं करेंगे, आई की जे से करेंगे। जब आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? चलो देखो, आई क्रॉस जे, मैग्नीट्यूड 1, जे का भी 1, मल्टीप्लाई एक्स और वाई की, भाई ध्यान से देखो ना, ये एक्स है वो वाई है, कितने डिग्री का एंगल होता है? बोलो बोलो, 90 डिग्री का एंगल। और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर यार, ये तो चलो 1 है, ये 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करोगे यूनिट वेक्टर आएगा। ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है कि वो z होगा, k होगा, क्या होगा, चलो निकालते हैं। लेकिन याद रखना भाई, अगर x y है तो z ही होगा, z y होता तो x होता, यानी जो यहां नहीं है वो यहां होगा। मैं समझाता हूं कैसे। चलो इसके लिए हम एक सीखेंगे मेथड, बड़ा ही सिंपल सा है बेचारा, आसान सा मेथड। ठीक है यार, ये पेन बड़े गजब के थे ना, चलो इसको यूज करते हैं, मजा आएगा। देखो ओ भाई साहब, क्या है ये? चलो दूसरा पेन यूज करते हैं और ध्यान से देखते हैं एक बार। हाँ जी, तो पेन हम दूसरा सेलेक्ट कर लेते, चलो ठीक है। ये हमने बनाया एक सर्कल, ये ठीक है, ये रहा हमारे पास आई, ये बनेगा जे, और ये बनेगा के। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, इस साइकिल के अलोंग जाएंगे तो आंसर प्लस आएगा, इसके ऑपोजिट जाएंगे तो माइनस आएगा। देखो कैसे, समझा देता हूँ मैं एक बार। आई क्रॉस जे करो, आई क्रॉस जे, तो आई के साथ जे के, भाई ये तो पक्का है कि के ही आना है, लेकिन प्लस की माइनस, देखो साइकिल चल रही है ना, इसकी डायरेक्शन भी यही है, इसकी डायरेक्शन भी यही है, तो प्लस का आएगा। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, जे क्रॉस आई, जे भाई देखो यहाँ वाई है या एक्स, तो आएगा तो जेड ही, यानी के आएगा, एक कंफर्म है। लेकिन उल्टा गए, इसका चेहरा नीचे था, मैं ऊपर ले गया, जे क्रॉस आई, तो यह माइनस आएगा। बात समझ में आई क्या? ये यही अगर बात समझ गए तो हमें काम यहां से करने आगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट करते हैं। चलो, आई को आई से बिल्कुल नहीं करना, वरना सामत आएगी। हमें अब करना है आई की जे से। 2 2 जा 4, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे प्लस का के तो आना था लेकिन प्लस का। बात समझ में आ गई? चलो एक और, अब आई की के से करेंगे, 2 से करेंगे माइनस, तो यहां माइनस आएगा, 2 1 जा 2 आएगा, और आई क्रॉस के आएगा तो जे ही, आई क्रॉस के करें, उल्टा जाना पड़ रहा, माइनस जे आ जाएगा, माइनस यहां लगेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और डिटरमिनेंट करते डायरेक्ट आता, लेकिन चलो ऐसे ही कर लो। 3 की इससे करेंगे भाई, है ना, देखिए जे से तो करेंगे नहीं, 3 1 जा 3। अब उसके बाद जे क्रॉस आई, भाई साहब जे क्रॉस आई कर रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं रिवर्स में, तो माइनस के आएगा। अगर माइनस के आएगा तो इसको माइनस लगा लूं पहले ही मैं यहाँ भी माइनस लगा लेता हूं, सही है। जे क्रॉस जे बिल्कुल नहीं करना, जे क्रॉस के करना है, तो यहाँ प्लस है वहां माइनस, तो यहाँ माइनस लगा लो, 3 1 जा 3 लगा लो। जे क्रॉस के करो, जे को के से किया तो वो प्लस का ही आ जाएगा, भाई सेम डायरेक्शन में आया। नेक्स्ट अब के वाली, 4 1 जा 4, अब के क्रॉस आई करना है, के क्रॉस आई, भाई साहब एक साइकिल में चल के आ रहे हैं तो जे आएगा प्लस का। फिर इसकी इससे 4 2 जा 8, के और जे, के और जे, भाई साहब उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स में, तो माइनस आ जाएगा, तो अभी लगा लो माइनस, ये लगा लिया माइनस आई कैप। अब जरा सॉल्व करो, आई को आई, जे को जे, पहले आई वाला लिख लो, अच्छा रहता है ना कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। ये आई है, वो भी आई है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 11 आई, सही है ना, माइनस माइनस प्लस 11। जे को देखो, एक ये एक वो, ये प्लस का 6, 2 और 4 6 जे कैप। के वाला देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का बेचारा, तो 4 में से 3 का 4 प्लस का के आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो ये आया आंसर किसका? ए क्रॉस बी का। अगर ये ए क्रॉस बी का आंसर आया तो खुद पे खुद एक नया वेक्टर है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ कि ना? इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं आप,
रूट में करके पाइथागोरस, क्योंकि आई जे के ऑलरेडी एक्स वाई जेड के कंपोनेंट है और एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई हो तो जरा इन क्वेश्चन को देखो, क्या एक क्वेश्चन हो जाएंगे? बिल्कुल सर हो जाएंगे। मैं आपको 2 क्वेश्चन कर देता हूं और आप अपने आप से ट्राई करेंगे कुछ। मैं 1 सेकंड कर देता हूं, है ना। ए दे रखा है, बी दे रखा है, एंगल दिया है और ए डॉट, अरे एंगल दिया हुआ है तो ए डॉट बी ऐसे निकालो डायरेक्ट। ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। ए बोलो कितना है? ए दिया है 5 यूनिट्स, ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना। बी बोलो, वो भी 5 यूनिट है, मल्टीप्लाई। एंगल कितना है? एंगल 150 डिग्री है यार, वो कैसे करें? कॉस 150 कितना होता है बता सकते हैं क्या आप? चलो निकालने सिखाता हूं मैं। आपने पढ़ा होगा ना कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, आप इससे भी निकाल सकते हो और भी तरीके हैं यार, बहुत सारे तरीके हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए मल्टीप्लाई साइन बी। चलो बोलो अब 150 को थोड़ा अच्छे से ब्रेक कर लो ताकि ये सॉल्व करना आसान हो जाए। कॉस 90 प्लस 60 में आसान रहेगा ना। कॉस ए कॉस बी, भाई कॉस ए की जगह पे कितना आएगा? 90, कॉस 90 जीरो होता है तो ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा, ये भी साथ में माइनस साइन ए, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है तो लिखो ही मत, चलो मल्टीप्लाई। साइन बी, बी कितना होता है? साइन 60 रूट 3/2, तो बोलो कितना है इसका आंसर? माइनस रूट 3/2। क्या लिख लूं मैं? माइनस पहले 25 लिख लो यार, चलो आसान के लिए। पहले 25 मल्टीप्लाई में माइनस रूट 3/2 कितना होगा? माइनस 25/2 और यहाँ रूट 3, तो ये होगा यूनिट्स। जूल वगैरह मत लिखना कुछ भी, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा यूनिट नहीं किया मैंने, यूनिट्स लिखते हैं हम। तो ये हो गया पहला। इसी तरह से एंगल रख के आप बाकी कर लो, कर लोगे? मैं आपको बी पार्ट कराता हूँ, ठीक है ना। ये देख लो ध्यान से, नोट कर लो। बी पार्ट देखो भाई सब ध्यान से। मैंने कहा था कि जो वेक्टर का भी हमने सीखा था कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, अब वही सीखेंगे। देखो इसने बोला हुआ है, क्या बोला ध्यान से देखो। इसने बोला है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स और 2 नॉन जीरो वेक्टर, भाई वो वेक्टर जीरो नहीं है, वो वेक्टर की कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन उनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कैसा है? इज 0। आर द वेक्टर्स पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं? एंगल निकालना है। करें क्वेश्चन। भाई साहब स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो 2 वेक्टर मान लो, एक ही है। हाँ एग्जाम में कैसे लिखना है वो चलो लिखवाता हूं मैं। लेट कर लेना, लेट 2 वेक्टर्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रेस्पेक्टिवली, है ना। कि पहला वाला वेक्टर ए हो गया, रेस्पेक्टिवली क्यों यूज कर रहा हूं मैं? ताकि पहले वाला ए हो गया, दूसरा वाला बी हो गया, 2 वेक्टर यूज किया मैंने, ठीक है। नाउ अब जैसे क्वेश्चन ने बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है भाई कि इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 है, तो बोले तो ए डॉट बी कितना है? 0, हाँ कि ना। अब क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ए डॉट बी कितना होता है? सर ए बी कॉस थीटा होता है। बोले बिल्कुल सही है। क्या ये 0 हो सकता है कभी? सर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि नॉन जीरो वेक्टर है दोनों, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 कौन हो सकता है? यहाँ पर एक छुपा रुस्तम दिख रहा है, ये 0 हो सकता है। इसकी वैल्यू निकालो। अगर cos थीटा 0 हो सकता है तो बताओ किस एंगल पे 0 होता है? cos किस एंगल पे 0 होता है? आप बोलेंगे सर वो एंगल है केवल 90 डिग्री का। दोनों वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेरी गुड। अगर एक क्वेश्चन हो गए तो आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहां पर भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, और उसने बोला है कि कैलकुलेट करना है वेक्टर प्रोडक्ट, इनका वेक्टर प्रोडक्ट। कर लोगे क्या? कर लेंगे जी, दिखाता हूं मैं करके। 5 4 5 और 30 डिग्री, ठीक है ना। हमें लिख लेते हैं। ए दिया हुआ है 4 यूनिट्स, बी दिया हुआ है 5, पहले वाला कर रहे हैं हम, और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का। कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी, बोलो कितना होता है? सर ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, सही है ना। ए कितना है? 4, बी कितना है? 5, एंगल कितना है? 30, साइन 30 कितना होता है?
1/2। और यूनिट वेक्टर नहीं पता, यूनिट वेक्टर को n कैप लिख लो। 4 5 से 20 काटेंगे 10 आ जाएगा, 10 n कैप। क्या ये होगा इसका आंसर? बिल्कुल होगा। ठीक है ना, ये हमें समझना था। सेकंड वाला है कि सो दैट टॉर्क एट अ पॉइंट अबाउट द सेंटर ऑफ फोर्स ड्यू टू अ फोर्स दिस इज r इज डिस्टेंस। अच्छा, हमें 0 शो करना है। अब देखिए, इसको 0 शो करने के लिए पहले आपको हमें टॉर्क समझना होगा, फिर बाकी कहानी समझनी होगी। तो पहले टॉर्क पढ़ लेते हैं, कभी अगली क्लास में जब कभी ऐसे टॉर्क वगैरह पढ़ लेंगे तब इसको सिखा दूंगा मैं। अदरवाइज ये सेपरेटली मैं वीडियो बना के सिखा दूंगा, जिनको टॉर्क आता होगा उनके लिए, और जिनको नहीं पता हो थोड़ा सा टॉर्क का वेट करो। चलिए, अभी तक जितना हमने पढ़ा ये सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब अगले क्लास के लिए बेसब्री से तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम कुछ अच्छा सीखने वाले हैं, कुछ मजेदार सेकंड पार्ट। अब तक के लिए धन्यवाद। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.